दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। दोस्तों मेरा नाम है कुणाल बांसल और मैं आपके लिए आज बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेके आया हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का एसएससी सीजीएल मेंस का एग्जाम। तो जो स्टूडेंट इस साल सीजीएल मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि अक्टूबर में होने वाला है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि एसएससी सीजीएल अपने प्रीवियस एग्जाम्स में से बहुत से क्वेश्चन उठाता है। तो जो स्टूडेंट पिछले साल के एग्जाम्स को रिवाइज करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ध्यान से इस वीडियो को देखना। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वांट सेक्शन, ठीक है जी। तो इस पिछले साल जितने भी मेंस की शिफ्ट हुई वो मैं आपके साथ एक एक करके सारी डिस्कस करूंगा। आज हम डिस्कस करेंगे 2 मार्च को जो शिफ्ट हुई थी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जी। पाइप्स एंड सिस्टम चैप्टर में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। वो बोल रहा है जी 3 टैप्स हैं जिनका डायामीटर हमें गिवन है। पहली टैप का डायामीटर 2 सेंटीमीटर, दूसरी टैप का डायामीटर 3 सेंटीमीटर और जो तीसरी टैप है उसका डायामीटर कितना है जी 4 सेंटीमीटर। वो बोल रहा है इनमें से जो वाटर फ्लो कर रहा है, पानी आ रहा है जी, वो कितना है जी, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर डायामीटर्स। मतलब जितना उनका डायामीटर उसके स्क्वायर के बराबर उनकी उसमें से पानी आ रहा है, उसकी रेशियो बताई गई है, ठीक है। और जो बिगेस्ट टैप है इनमें से, जो सबसे बड़ी टैप है, ठीक है जी, इनमें से सबसे बड़ी टैप कौन सी है, 4 सेंटीमीटर डायमीटर वाली। वो अगर अकेले काम करेगी तो 81 मिनट्स में पूरा टैंक फिल कर देगी। हमें बताना है कि अगर तीनों टैप्स साइमल्टेनियसली एक साथ काम करें तो टैंक कितनी देर में फिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। अब हमारे पास 3 टैप्स हैं, मान के चलते हैं कौन कौन सी टैप है, टैप ए बी एंड सी। अब इनका हमें डायमीटर गिवन है। पहली टैप का डायमीटर 2 सेंटीमीटर, दूसरी टैप का डायमीटर 3 सेंटीमीटर और तीसरी टैप का डायमीटर 4 सेंटीमीटर हमें गिवन। अब इनमें से जो पानी आ रहा है जी, पानी आ रहा है जो इनका डायमीटर है उसके स्क्वायर की रेशियो में। तो पहली टैप का डायमीटर 2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे 4 बनेगा जी। दूसरी टैप में से कितना पानी आ रहा है जी, 3 का स्क्वायर किया 9 और तीसरी टैप में से 4 का स्क्वायर किया तो कितना बन रहा है जी 16। तो इस रेशो में तीनों टैप्स में से पानी आ रहा है। तो मान के चलते हैं कि पहली टैप में से हर मिनट में 4 लीटर पानी आ रहा है जी, ठीक है। दूसरी टैप में से हर मिनट में 9 लीटर पानी आ रहा है और तीसरी टैप में हर मिनट में कितना पानी आ रहा है जी 16 लीटर। अब आगे बोलता है जी जो इनमें से सबसे बड़ी टैप है उसको 81 मिनट्स लगेंगे अकेले टैंक को भरने में, ठीक है। अब हमारे पास वर्क जो हमें चाहिए, वर्क कैसे निकाल सकते हैं जी, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है जी। इसको यूज करके हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। अब सबसे बड़ी टैप है उसकी एफिशिएंसी कितनी है जी 16 लीटर पानी है और वो टाइम कितना ले रही है जी 81 मिनट्स। मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा जी 16 इंटू 81, ये हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा जी। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा आंसर, ये कितना वर्क आ रहा है 1296 लीटर। मतलब जो टैंक है उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है जी 1296 लीटर। अब इस टैंक को तीनों टैप्स ने मिलके एक साथ भरना है। तो अगर तीनों टैप्स एक साथ चलाई जाएं तो पहली टैप कितना काम करेगी 4 लीटर, दूसरी टैप कितना करेगी 9 लीटर और तीसरी टैप कितना करेगी 16 लीटर। तो तीनों अगर मिलके काम करेंगे तो एक टाइम में कितना काम कर सकते हैं जी 29 लीटर्स। अब हमें बताना है कितना टाइम लगेगा। तो टाइम निकालेंगे। टाइम कैसे निकलेगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय देयर एफिशिएंसी। अब वर्क कितना है जी हमारे पास 1296 लीटर्स और एफिशिएंसी तीनों टैप्स की मिला के कितनी है 29 लीटर। तो डिवाइड करेंगे, इससे जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी 44 होल 20/29 मिनट्स। इतने टाइम में ये 3 टैप्स मिलके टैंक को भर देंगी। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, 4th ऑप्शन। तो पाइप्स एंड सिस्टम में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नंबर्स हैं जी जो रिस्पेक्टिवली 10% एंड 25% ज्यादा है तीसरे नंबर से, ठीक है। हमें इन दोनों नंबर्स की रेशियो बतानी है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है जी, ठीक है जी। अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को, वैसे तो ये क्वेश्चन हम ऑरली आराम से कर सकते हैं बट फिर भी मैं आपको एक बार सोल्यूशन बता देता हूं जी कैसे कर सकते हैं। मान के चलते हैं कि तीसरा नंबर, लेट द थर्ड नंबर बी,
इनमें से तीनों में से जो तीसरा नंबर हमने कितना मान लिया 100। अब जो पहला नंबर है वो तीसरे नंबर से 10% ज्यादा है। इट मीन्स जो मेरा पहला नंबर होगा वो इससे कितना ज्यादा होगा 10%। तो 100 में से 10% ऐड किया कितना बन गया 110। और जो दूसरा नंबर है जी, सेकंड नंबर है, ठीक है जी, वो कितना ज्यादा है जी थर्ड नंबर से 25% ज्यादा। तो 100 में 25% प्लस करेंगे कितना आ जाएगा जी 125। तो हमें इन दोनों नंबर्स की रेशो बतानी है। तो रेशो कितनी बनेगी जी 110 रेशो 125। 5 के टेबल पे इसकी कटिंग की तो कितना आ जाएगा 22। ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था जी। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, एबीसी 3 पार्टनर्स हैं जी, उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की, ठीक है जी, और उन्होंने जो टाइम पीरियड लगाया उसकी रेशो कितनी है जी, टाइम पीरियड की 3 to 7 की रेशो में उन्होंने टाइम इन्वेस्ट किया, ठीक है। और जो उन्होंने प्रॉफिट शेयर किया सारा कुछ करने के बाद वो किस रेशो में शेयर किया 4:3:14 की रेशो में। हमें बताना है उन तीनों की इन्वेस्टमेंट की रेशो कितनी है। तो इसमें पार्टनरशिप का हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है जी। पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल, दोनों में से हम कोई भी चीज बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल, ठीक है जी, इनटू टाइम। ये दोनों मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आती है जी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है जी। तो अब तीनों की इन्वेस्टमेंट और या कैपिटल मिसिंग है, तो मान के चलते हैं ए की कैपिटल ए रुपीज है, उसने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया 3। रेशो में गिवन है जी टाइम की, ए ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया 3। सिमिलरली बी की इन्वेस्टमेंट पता नहीं, उसने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया जी 2, ठीक है जी, ये 2 है। और सी की भी इन्वेस्टमेंट मिसिंग है बट उसका टाइम कितना है जी 7। तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास किस चीज की रेशो आएगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गिवन है जी कितनी है जी 4:3:14। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 4 है, बी की वैल्यू यहाँ पे 3 है, और सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है जी 14। तो यहां से अगर सॉल्व करें ए की वैल्यू कितनी आएगी कैपिटल की 4/3, बी की वैल्यू कितनी आएगी यहां से जी 3/2, और सी की वैल्यू यहां से कितनी आती है 14/7। कटिंग करके ये तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें यहां से तीनों की इन्वेस्टमेंट रेशो मिल गई जी। ए कितना है 4/3, बी कितना है जी 3/2, और सी कितना है जी 2। तो यहां से हम क्या करेंगे जी, एलसीएम लेंगे जी इनका। एलसीएम कितना आएगा इनका 6। तो ये कितना आ गया 8, 9, 12। तो ये हमारा आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर क्या बन रहा है जी, सी ऑप्शन। तो पार्टनरशिप चैप्टर में से ये क्वेश्चन पूछा गया था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक बाइक हमने सेल किया जी, कितने में सेल किया 87,500 रुपीज में, और उस पर डिस्काउंट कितना दिया जी हमने 44% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। हमें बताना है उसकी मार्क प्राइस कितनी है। अगेन प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। हमें सेलिंग प्राइस पता है, हमें डिस्काउंट पता है, हमें मार्क प्राइस निकालना है। अब सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करने पे सेलिंग प्राइस आएगा जी, ठीक है जी। अब मार्क प्राइस मिसिंग है और डिस्काउंट कितना है उसने काटा जी 44%, मतलब 44% वैल्यू में लेस करूंगा। तो अगर मार्क प्राइस को हम एक्स एज्यूम कर लें, इसमें से 44% मैंने लेस कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो कितना बचा जी 56% वैल्यू बची, ठीक है। और ये वैल्यू सेलिंग प्राइस के इक्वल है, तो ये सेलिंग प्राइस कितना गिवन है हमें 87,500। तो यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 87,500 इंटू 100/56। तो इसको सॉल्व करने पे हमें आंसर मिलेगा जी 156,250, जो कि हमारा मार्क प्राइस होगा। तो करेक्ट आंसर हुआ जी सी ऑप्शन। अगेन सिंपल क्वेश्चन था जिसमें हमें मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशन पूछा गया था। तो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करने पे हमें हमेशा सेलिंग प्राइस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी 3 पॉइंट्स हैं सच दैट ए बी कितना है जी 9 सेंटीमीटर,
BC कितना है 11 सेंटीमीटर और AC कितना है 20 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि इन तीनों पॉइंट्स में से, ठीक है जी, जो ABC 3 पॉइंट्स बनेंगे इसमें से कितने सर्कल पास हो सकते हैं। ठीक है जी। अब दोस्तों इसमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स is always greater than the third side। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है इस क्वेश्चन में तो 3 पॉइंट्स जो हैं उसमें से हम एक सर्कल पास कर सकते हैं। ठीक है जी। इन केस ये प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट नहीं होती तो हम उसमें से कोई भी सर्कल पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। तो इस केस में अगर देखें, एक साइड 9 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड 11 सेंटीमीटर और तीसरी कितनी है 20। इट मीन्स पहली दो साइड्स का सम इक्वल टू थर्ड साइड आ रहा है, जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मतलब अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। तो अगर ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा तो इसमें से कोई भी सर्कल पास नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या होगा जी, सेकंड ऑप्शन, 0 सर्कल इसमें से पास किया जा सकता है। ठीक है जी। तो प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है तो उसमें से सर्कल पास किया जा सकता है तीनों पॉइंट्स में से। अगर प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम सर्कल को पास नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्लास जार है जी जिसके अंदर 6 वाइट मार्बल्स, 8 ब्लैक मार्बल्स, 4 रेड मार्बल्स और 3 ब्लू मार्बल्स। उसमें से हमने एक टाइम पे एक मार्बल निकाला जी। ठीक है जी। तो हमें ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि या तो वो ब्लैक हो या फिर वो ब्लू हो। मतलब ब्लैक या ब्लू की प्रोबेबिलिटी बतानी है और एक ही मार्बल हमने निकालना है। तो सबसे पहले बात करेंगे ब्लैक। अगर हम ब्लैक मार्बल निकालें जी इसमें से तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके फेवरेबल चांसेस कितने हैं 8। और अगर सिमिलरली हम ब्लू निकालें इसमें से तो ब्लू के फेवरेबल चांसेस कितने हैं 3। तो दोनों को मिला के टोटल हमारे लिए फेवरेबल हो जाएंगे 8 + 3 11 और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अब टोटल आउटकम्स काउंट कर लेते हैं जी। टोटल मार्बल्स कितने हैं 6 + 8 14 + 4 18 + 3 21। तो टोटल मार्बल्स हमारे पास 21 है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बनी ब्लैक या ब्लू के लिए 11/21। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, सेकंड ऑप्शन। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मॉड निकालना है हमें। ठीक है जी। हमें एक क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन है, इसमें से हमें क्या फाइंड आउट करना है जी, मॉड फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले मॉड की बात करते हैं। मॉड कैसे निकलेगा जी। मॉड का फॉर्मूला है L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 -F2 इंटू H। ठीक है जी। ये मॉड निकालने का फॉर्मूला है। अब इसमें से ये कौन कौन सी वैल्यूज हैं वो मैं आपको सारी एक्सप्लेन कर देता हूं। F1 F0 H L क्या चीज है। सबसे पहले मॉडल क्लास। सबसे पहले क्या चाहिए हमें, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी क्लास होगी कौन सा क्लास इंटरवल होगा, जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसको मॉडल क्लास बोलते हैं। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी चेक करें सबकी तो इसमें से सबसे ज्यादा कौन सी है 11। इट मीन्स जो हमारी मॉडल क्लास डिसाइड हुई वो कौन सी है जी 25 to 30। ये हमारी मॉडल क्लास है। तो इसके बेस पे अब सारी वैल्यूज डिसाइड करेंगे। अब सबसे पहले अगर बात करें L मीन्स लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है जी। जो ये मॉडल क्लास है इसकी लोअर लिमिट तो वो कितनी है जी 25। ये सब छोटी वैल्यू है, लोअर लिमिट है इसकी। ठीक है। देन F1 मीन्स है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास हमने सिलेक्ट की उसकी फ्रीक्वेंसी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 11। तो F1 की वैल्यू कितनी आई 11। देन F0 का मतलब है जी प्रीवियस मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास से जो पिछली फ्रीक्वेंसी बन रही है। और ये मॉडल क्लास से पिछली फ्रीक्वेंसी कौन सी है 9। तो F0 कितना हो गया 9 हो गया। और F2 मतलब नेक्स्ट मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से अगली फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास से अगली फ्रीक्वेंसी कितनी बन रही है 10। तो F2 की वैल्यू कितनी आई जी 10। और बचा
एच मीन्स हाइट ऑफ मॉडल क्लास, मतलब ये जो मॉडल क्लास इंटरवल है इनका डिफरेंस 30 और 25 का डिफरेंस कितना बनता है 5। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मॉड निकालने के लिए हमें सभी वैल्यूज मिल गई हैं। अब इसको हम पुट करते हैं जी। एल कितना हमारे पास 25 प्लस F1 कितना है 11, F0 कितना है हमारे लिए 9 डिवाइडेड बाई 2F1 कितना हो जाएगा 22 माइनस F0 माइनस F2 F2 कितना है जी 10 इंटू H कितना हमारे लिए 5। तो इसको सॉल्व किया 25 प्लस 2/3 इंटू 5, सॉल्व करने पे कितना है 25 प्लस 10/3, तो ये आ गया 85/3 और 85/3 किसके इक्वल होगा 28.3। तो इन वैल्यूज का मॉड निकलेगा कितना आएगा 28.33। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ दी फोर्थ ऑप्शन। तो ये मॉड निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट, इफ द इंटरेस्ट बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली then find the compound interest on ₹8,000 at the rate of 20% per annum for 1 year। ठीक है जी, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल कितना है जी 8,000 और जो इंटरेस्ट पे करना है वो हाफ ईयरली पे करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 20% पर एनम और टाइम हमारे लिए कितना है जी 1 साल। तो अब हाफ ईयरली पे करेंगे तो 1 साल का टोटल टाइम है, तो कितने बार हम इंटरेस्ट पे करेंगे जी 2 बार, 2 बार इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और रेट की अगर बात करें 20% पर एनम, अब जब हाफ ईयरली हमें पे करना है तो 6 मंथ्स करके 2 बार पे करेंगे, तो 2 बार में कितना कितना पे करना पड़ेगा 10% हमें 2 बार पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले 6 महीने में 10% इंटरेस्ट, फिर वो कंपाउंड होकर 10% उस पर और लगेगा, तो टोटल इंटरेस्ट हम कितना पे करेंगे। तो टोटल रेट निकालने के लिए हम सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जी, यहाँ पे a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो पहली बार 10%, दूसरी बार भी 10%, 10 इंटू 10/100। तो कितना इंटरेस्ट पे करेंगे हम टोटल 21% इंटरेस्ट पे करेंगे। प्रिंसिपल हमारा कितना है 8,000 और इस पे हम कितना इंटरेस्ट पे करना है हमें 21%। तो ये कैलकुलेट किया, ये कितना आ गया 1680 रुपये। करेक्ट आंसर क्या बनेगा फोर्थ ऑप्शन। तो ये तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है जी हमारे लिए, सक्सेसिव चेंज का कॉन्सेप्ट, स्पेशली कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक में अगर हम अपनी कैलकुलेशंस को शॉर्ट करना चाहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक में। ठीक है जी, तो जब भी हमें टोटल रेट निकालना हो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, तो हम इस फॉर्मूला को यूज करके दो टाइम पीरियड्स का रेट मर्ज करके टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम डायरेक्ट किस पे लगाएंगे प्रिंसिपल के ऊपर। एक चीज दोस्तों याद रखना कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर के लिए, ठीक है जी, कुछ परसेंटेज वैल्यूज हैं जो फिक्स हैं, वो सबसे ज्यादा वही बार बार रिपीट होती हैं, जैसे कि 10% रेट हो गया, 20% रेट हो गया। ठीक है जी, ये मोस्टली यूज होती हैं, तो इनकी कुछ वैल्यूज आप याद रख लीजिए 2 टाइम पीरियड 3 टाइम पीरियड के लिए। जैसे मैं आपको बता देता हूं, अगर 10% की बात करें 2 बार में ये कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनाएगा 21%, 3 बार में कितना बनाएगा ये 33.1% और 4 बार में कितना बनाएगा 46.41%। सिमिलरली 20% अगर बात करें 2 बार में ये कितना बना देगा 44% और 3 बार में कितना बना देगा 72.8%। तो ये वैल्यूज को आप याद रखें। अगर मैं 5% की भी बात करूं, ठीक है जी, 2 बार में ये बनाएगा 10.25% और 3 बार में अगर ये बनाएगा 15.7625%। ठीक है जी, तो ये परसेंटेजेस आप याद कर सकते हैं, ठीक है जी, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। हम क्या बोल रहा है, एक बास्केट है जी जिसके अंदर टोटल कितने एग्स हैं 350 एग्स हैं, 12% एग इसमें से क्या हो गए जी खराब हो गए। तो हमें बताना है कितने एग्स हैं जो गुड इनफ टू बी सोल्ड है, जिसको हम बेच सकते हैं, मतलब जो सही बचे। अब टोटल चीजों में से अगर 12% चीजें खराब हो जाएंगी तो कितने परसेंट सही बचेंगी 88%, मतलब 350 में से 88% एग्स जो हैं वो सही सिचुएशन में है। तो 350 हैं
टोटल इसमें से सही कितने हैं 88%। तो 350 का हम 88% सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करके कितना आएगा 308। कितने एग्स सही हुए 308। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है जी। ऑरल क्वेश्चन है लगभग, तो आप बड़े आराम से इसको 3-4 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कल टचेस ऑल 4 साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं जी। अब एक सर्कल है जो इसकी चारों साइड्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ये चीज हो गई, ये ABCD है। अब हमें गिवन है AB की लेंथ 18 सेंटीमीटर, BC की लेंथ 21 सेंटीमीटर, AD की लेंथ 15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करनी है हमें CD की लेंथ, CD की लेंथ पूछी गई है। तो अब इसकी एक प्रॉपर्टी है दोस्तों, जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल बना हो जो कि चारों साइड्स को टच कर रहा हो, तो उस क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स का सम हमेशा इक्वल होगा। मतलब कि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं जैसे AB और CD, इसका सम किसके इक्वल होगा, बाकी दो ऑपोजिट साइड्स के सम के, BC प्लस AD। तो ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। तो यहाँ पे AB की लेंथ हमें पता है 18 सेंटीमीटर है, CD की लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, BC की लेंथ 21 है और AD की लेंथ कितनी है 15। तो यहाँ से अगर CD की लेंथ निकालें तो CD की लेंथ कितनी आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये हमें याद रखना है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर सर्कल बना हो, उस क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स का सम हमेशा ही इक्वल होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the volume of the largest sphere that can be carved out of a wooden cube of side 21 centimeter? अब एक क्यूब है, मान लो ये क्यूब है, ये हमें एक फेस दिख रहा है उसका, इसमें से हमें सबसे बड़ा स्फीयर निकालना है। अब सबसे बड़ा स्फीयर वो होगा जो चारों साइड्स को टच करेगा। यदि तो ये हमें स्फीयर निकालना और इस स्फीयर का वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखें, इस स्फीयर का जो डायामीटर होगा वो किसके इक्वल होगा, साइड ऑफ अ क्यूब। मतलब डायामीटर ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू साइड ऑफ अ क्यूब। अब साइड ऑफ अ क्यूब हमें पता है वो कितनी है जी 21 सेंटीमीटर। तो यहां से हम रेडियस निकाल सकते हैं जी। रेडियस ऑफ स्फीयर कितना आ जाएगा, साइड का हाफ, तो 21/2 सेंटीमीटर हमें रेडियस पता चल गया। अब हमें निकालना क्या है जिसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है जी एक स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है जी 22/7 और रेडियस कितना था 21/2 का। तो इसको सॉल्व करने पे हमें आंसर मिलेगा 4851 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर कितना निकला 4851। तो सही आंसर क्या बना जी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। सिंपल क्वेश्चन है जी। इसको सिंप्लीफाई करना है तो स्क्वायर रूट निकाल देंगे। ठीक है जी, सबसे पहले किसका स्क्वायर रूट लेंगे हम, 1681 का। तो 1681 का स्क्वायर रूट कितना होता है जी 41। ठीक है जी, तो 41 बन गया, तो 8 + 41, तो ये कितना आ जाएगा 49। तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, फोर्थ ऑप्शन। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन था जी। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। बॉड मास है जी, सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले इस ब्रैकेट पे फोकस करेंगे। इसको सॉल्व किया तो 13 - 12 कितना हो जाएगा -25, और 25 - 25 कितना हो जाएगा 0। तो ये ब्रैकेट कैंसिल हो गई। अब बचा क्या हमारे पास यहाँ पे 56। तो अब सिचुएशन ये 30 - 40 - 56। अब 40 में से 56 माइनस किया कितना रह गया -16। ब्रैकेट ओपन किया तो प्लस हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा
46। BODMAS रूल से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 एम्प्लॉइज, 2 एम्प्लॉइज हैं, उनकी इनकम की रेशियो में गिवन है 7:4 और उनके एक्सपेंडिचर की रेशियो कितनी है 3:1। अब दोनों जन सेव कितना कर रहे हैं हर मंथ, 4800 रुपीज पर मंथ सेव कर रहे हैं। हमें दोनों की टोटल मंथली इनकम पता करनी है, तो इसमें रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज होगा दोस्तों। अब देखो, इनकम की बात करें, पहले इंप्लॉय की इनकम 7x हो जाएगी और दूसरे इंप्लॉय की इनकम कितनी हो जाएगी 4x। अब इनके एक्सपेंडिचर की रेशियो की बात करें, एक्सपेंडिचर की रेशियो कितनी है इन दोनों की 3:1। अब दोनों की सेविंग कितनी कितनी है जी 4800 ईच। तो ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। अब इस पे कॉन्सेप्ट हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट क्या है, देखो 7x को 1 से मल्टीप्लाई और 4x को 3 से मल्टीप्लाई, तो 7x इंटू 1 7x, 4x इंटू 3 किया तो 12x। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे, 12x में से क्या माइनस करेंगे हम 7x। सिमिलरली नीचे वाली वैल्यूज को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। 3 इंटू 4800 करेंगे, कितना आ जाएगा 14400 और 4800 इंटू 1 करेंगे तो 4800, ये भी इनको माइनस कर देंगे। तो यहां से हमारे पास 5x की वैल्यू कितनी आएगी जी सॉल्व करके 9600। तो यहां से x हमने कैलकुलेट किया 9600 बाय 5, ये हमारे पास सॉल्व होकर आता है जी 1920। x की वैल्यू हमें पता चली। अभी हमें चाहिए क्या, दोनों की कंबाइंड मंथली इनकम। तो दोनों की अगर मैं कंबाइंड मंथली इनकम निकालूं तो 7x और 4x निकलती है टोटल इनकम। 7x प्लस 4x मतलब के 11x, और x की वैल्यू कितनी है जी 1920, तो 11 इंटू 1920 किया, ये आंसर आ जाएगा 21120। करेक्ट आंसर क्या हुआ जी, फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट आंसर बना। नेक्स्ट, radius of a sphere is decreased by 48%, then by what percent does its surface area decrease? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि अगर किसी भी फिगर का डायमेंशन हम चेंज करते हैं परसेंटेज में तो उसका इफेक्ट उसके एरिया पे कितना पड़ेगा। तो ये चीज मैं अपनी वीडियोस में जो पहले मैंने वीडियोस बनाई हैं एसएससी को लेके, उसमें भी मैं ये क्वेश्चन कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, ये कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कि अगर कोई भी फिगर जिसकी डायमेंशन हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो उसका एरिया पे इफेक्ट निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सक्सेसिव चेंज का। सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब इस केस में डिक्रीज हो रहा है जी परसेंटेज 48%, तो दोनों टाइम, अब रेडियस है स्फीयर के कारण रेडियस है जी, तो रेडियस दोनों बार डिक्रीज होगा तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। अगर दोनों चीजें इंक्रीज होती तो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 हम यूज करेंगे। तो इस केस में बन गया 48 प्लस 48 माइनस 48 इंटू 48 अपॉन 100, तो 96 माइनस 23.04, तो ये सॉल्व करके कितना आया 72.96। तो कितना एरिया डिक्रीज हो जाएगा जी उसका सरफेस एरिया 72.96%। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना किसी भी डायग्राम के लिए, किसी भी फिगर के लिए, कि अगर हम उसकी डायमेंशंस को, दोनों डायमेंशंस को चेंज करेंगे तो उसके एरिया पे इफेक्ट हमेशा किससे निकालेंगे हम, सक्सेसिव चेंज के मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना है जी 1500 और उन दोनों का HCF कितना है 10। हमें बताना है पॉसिबल पेयर्स कितने हो सकते हैं ऐसे, मतलब ऐसे कितने पेयर्स हैं नंबर के पॉसिबल जिनको मल्टीप्लाई करने पे 1500 बन जाए और उन दोनों का HCF कितना हो 10। तो सबसे पहले नंबर्स लेंगे जी, तो नंबर्स, लेट द नंबर्स बी। अब कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना जी। अब हमें नंबर्स नहीं पता बट उनका HCF पता है, तो जब भी आपको नंबर्स नहीं पता बट HCF पता तो नंबर्स एज्यूम करेंगे HCF के बेस पे। तो एक नंबर होगा 10x और दूसरा नंबर होगा 10y। HCF के साथ वेरिएबल लगा के हम नंबर्स को एज्यूम करेंगे, वेयर x एंड y यहाँ पे क्या है जी को प्राइम नंबर्स। x एंड y आर को प्राइम। को प्राइम्स का मतलब क्या होगा
कि x और y में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अब हमें दोनों नंबर्स तो पता चल गए। अब इक्वेशन क्या है कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 1500, मतलब 10x इंटू 10y की वैल्यू कितनी है जी 1500। तो यहां से 100xy आ गया हमारे पास, 100xy 1500। तो यहां से xy कितना आ जाएगा 1500 बटा xy की वैल्यू आई 15। अब 15 के पॉसिबल पेयर निकालते हैं जी। x और y को मल्टीप्लाई करके 15 बनना चाहिए। तो कौन कौन से पॉसिबल पेयर हैं? एक तो 1 इंटू 15, दूसरा 3 इंटू 5। तो हमें x और y की दो दो वैल्यूज मिल गई। तो इट मीन्स कितने पेयर पॉसिबल हैं जी? 2 पेयर्स पॉसिबल हैं इस तरह के। तो आंसर क्या हुआ? फोर्थ ऑप्शन, 2 पेयर्स। नेक्स्ट, a man buys a machine for rupees 5,000. After 1 year, he sells it for rupees 6,000. After 2 years, he again buys the same machine at 8,000 and sells it for 10,000. Find his overall profit percent on both the transactions. ठीक है जी। एक बंदे ने पहले जो मशीन खरीदी वो कितने में खरीदी जी? 5,000 में, और उसको बाद में उसने सेल कर दिया कितने में? 6,000 में। अगले 2 साल बाद उसने फिर वही मशीन खरीदी जी। कितने में खरीदी इस बार? 8,000 में। और इस बार उसने कितने में सेल की? 10,000 में। हमें बताना है कि दोनों ट्रांजेक्शन से मिला के उसको कितना प्रॉफिट हुआ। तो सबसे पहले कॉस्ट की बात करते हैं, सीपी। तो पहली मशीन उसने कितने में खरीदी? 5,000 में, और उसमें कितने में बेचा जी उसको? 6,000 में। इट मीन्स उसको प्रॉफिट कितना हुआ पहली मशीन से? 1,000। जब दूसरे टाइम उसने मशीन खरीदी तो कितने में खरीदी? 8,000 में। और कितने में बेच दी? 10,000 में। तो इस बार प्रॉफिट कितना हुआ जी उसको? 2,000। तो अगर देखें दोनों ट्रांजेक्शन से उसको जो टोटल प्रॉफिट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 3,000। तो दोनों ट्रांजेक्शन की टोटल कॉस्ट उसकी कितनी बनती है? 13,000। मतलब दो मशीन उसने 13,000 में खरीदी और 3,000 प्रॉफिट पे उसको बेच दिया। तो यहां से प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा जी 3,000 बटे 13,000 इंटू, ये सॉल्व करने पे आएगा 23.08%। करेक्ट आंसर क्या हुआ जी? सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, इवेल्युएट द फॉलोइंग। साइन कॉस की वैल्यूज हमें गिवन है थीटा, ठीक है। तो यहां इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब इसमें हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि साइन को कन्वर्ट करेंगे कॉस में। अब जो साइन 25 है यहाँ पे, ठीक है जी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? साइन 25 को साइन 90 माइनस 65। और सिमिलरली जो साइन 65 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? साइन 90 माइनस 25। अब ये चीज साइन 90 माइनस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो साइन 90 माइनस थीटा जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉस थीटा में। तो जो साइन 90 माइनस 65 है ये कितना बन जाएगा? कॉस 65। सिमिलरली जो साइन 90 माइनस 25 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस 25 में। तो अब मेरे पास ये एक्सप्रेशन क्या बना? साइन 25 को हम लिख सकते हैं कॉस 65, और साइन 65 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 25 माइनस कॉस 25 इंटू कॉस 65। तो ये दोनों वैल्यू सेम बन गई जी। सेम होने के कारण कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आंसर क्या बचेगा? करेक्ट आंसर क्या हुआ जी? सी ऑप्शन। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल पी क्यू आर साइड पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। तो ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं जी सबसे पहले। पी क्यू आर, इसमें हमें बोला गया है साइड पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। तो मार्क कर देते हैं पी क्यू क्यू आर के इक्वल है। तो उसके कारण हमारा जो एंगल P और एंगल R हैं ये भी इक्वल होंगे। ये भी हम लिख लेते हैं कि एंगल, एक तो हमारे पास पी क्यू इक्वल टू क्यू आर है, और इसके साथ साथ एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर पी। उसके बाद बोल रहा है ओ कोई पॉइंट है इंटीरियर में सच दैट
एंगल ओ पी आर, इसको ज्वाइन करते हैं, ये पॉइंट ओ है, ओ पी आर इक्वल है ओ आर पी। इट मीन्स ये वाला एंगल, दिस एंगल ओ पी आर और ओ आर पी ये भी इक्वल हैं, ये हमें गिवन है, तो ये भी हम नोट कर लेते हैं जी। एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी, ये भी हमें गिवन है। अब देखो दोस्तों, अगर क्यू पी आर पूरा एंगल क्यू आर पी पूरे एंगल के इक्वल है, ये हमें ये यहां से पता चला। अब इसमें से तो ये हिस्सा ओ पी आर और ओ आर पी इक्वल हो गया, तो जो बाकी हिस्सा बचा, जो हिस्सा बचा हमारे पास क्यू पी ओ या क्यू आर ओ, वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल क्यू पी ओ ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू आर ओ के। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है कि ट्राइंगल पी ओ आर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होनी चाहिए। ट्राइंगल पी ओ आर की बात कर रहे हैं जी, दिस वन, ठीक है जी। हाँ जी, ये आइसोसेलेस है। रीजन क्या है कि इसके ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं जी, जो ब्लू मार्क किए हुए हैं। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, इट मींस इनकी ये दो साइड्स भी इक्वल हो गई, तो दोनों साइड इक्वल हैं, दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो ये इक्वल, ये आइसोसेलेस हमने प्रूव कर दी। तो पहला ट्रू है स्टेटमेंट। दूसरा क्या बोलता है, ओ इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। जो ये ओ पॉइंट है ये सेंट्रॉइड होना चाहिए। सेंट्रॉइड कब बनता है, जहां पे मीडियंस मीट करते हैं, और यहाँ पे हमें कहीं पे मीडियंस की बात नहीं कही गई कि ये मीडियंस हैं, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है, ट्राइंगल पी क्यू ओ, पी क्यू ओ इसको भी ज्वाइन करते हैं जी। ट्राइंगल पी क्यू ओ मतलब दिस वन, एंड आर क्यू ओ, आर क्यू दिस वन, ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है जी, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं जी, ये कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे SAS, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। ठीक है जी, इसकी सबसे पहले हमें दो साइड्स इक्वल गिवन है, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। ठीक है जी, तो ये हमें पता था, तो साइड हमने एक प्रूव कर दी। दूसरा इसका एंगल, कौन सा एंगल इक्वल है, क्यू पी ओ एंड क्यू आर ओ, ये भी इक्वल है, तो एंगल भी प्रूव कर दिया। तीसरी इनकी साइड कौन सी इक्वल है, ओपी एंड ओ आर। ठीक है जी, ये भी इक्वल है, ओपी और ओ आर। ठीक है जी, तो तीसरी साइड ये भी प्रूव होगी, तो साइड एंगल साइड ये प्रूव हो गए, जिसके कारण ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई जी, कॉन्ग्रुएंट हो गई। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू है, थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो आंसर क्या बनेगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, मैन कैन रो 10 km per hour in still water. When the river is running at speed of 4.5 km per hour, it takes him 2 hours to row to a place and come back to the initial point. How far is the place? ठीक है जी, एक बंदे की स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है जी, 10 km per hour, और पानी की स्पीड कितनी है, 4.5 km पर। मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमें पता है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी गिवन है हमें, 10 km पर आवर। और पानी की स्पीड कितनी है, 4.5 km पर आवर। अब वो बोल रहा है एक बंदे को एक जगह से जाके वापस आने में टोटल 2 घंटे लगे। मान लो इस प्लेस से स्टार्ट होके यहां तक पहले गया बोट में, फिर वापस आया, आने जाने में उसको 2 घंटे लग गए। मान लो ये डिस्टेंस x किलोमीटर है, तो अब एक बार जब जाएगा दूसरी बार वापस आएगा, इट मींस एक बार उसकी डायरेक्शन डाउनस्ट्रीम होगी और दूसरी बार उसकी डायरेक्शन अपस्ट्रीम होगी। तो डाउनस्ट्रीम गया, अपस्ट्रीम आया, दोनों को मिला के उसका टोटल टाइम 2 घंटे लग गए। तो टोटल टाइम की इक्वेशन बनाते हैं। अगर वो बंदा डाउनस्ट्रीम जा रहा है पहले, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 + 4.5, तो x/14.5 हो जाएगा। प्लस दूसरे केस में जब वो अपस्ट्रीम आएगा तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 - 4.5, ये कितना हो जाएगा, 5.5। इन दोनों को मिला के टोटल टाइम उसको कितना लग गया जी, 2 घंटे लगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके ये हमारे पास सॉल्व होके आ जाएगा 2/29x प्लस 2/14
11x इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, तो यहाँ से हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 हमने कॉमन लिया, हमारे पास क्या बचता है 1/29x प्लस 1/11x इक्वल टू 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एलसीएम लिया यहाँ पे, एलसीएम आएगा यहाँ पे 319 11x प्लस 29x की वैल्यू यहाँ से 1, तो 40x की वैल्यू आई 319। ठीक है जी, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 319/40, ये सॉल्व करके आएगा 7.98। कितनी दूर थी जी वो डिस्टेंस 7.98 किलो। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। पहले 5 नेचुरल नंबर्स के क्यूब की हमें एवरेज कैलकुलेट करनी, मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का, 4 का क्यूब एंड 5 का, इनकी हमें एवरेज चाहिए। तो सबसे पहले इनका हमें क्या निकालना होगा, सम। तो सम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n natural numbers is equal to n into n plus 1 by 2 होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिलेगा, इसको फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करके हम एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पे n हमारे लिए कितना है 5, तो 5 इंटू 5 प्लस 1 6 बाई 2 होल स्क्वायर। तो ये हमारे लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है यहाँ पे 5, तो यहाँ ये हमारे पास एवरेज आ गई जी। इसको सॉल्व किया तो 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, तो 15 इंटू 15 बाय 5, सॉल्व करके कितना आ जाएगा 45। करेक्ट आंसर क्या हुआ, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, हमें 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन है, ठीक है जी, हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है लीनियर इक्वेशंस में से। तो अगर हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और हमें इनफिनाइट नंबर सॉल्यूशंस की बात कर रहा है वो किस केस में पॉसिबल है, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अब इक्वेशंस में देखें तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या बन रही है 17x प्लस my इज इक्वल टू -102। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या बन रही है 23x प्लस 299y इज इक्वल टू -138। तो इट मीन्स a1 हमारे लिए 17 हुआ, a2 23, b1 m है, b2 299 है, c1 हमारे लिए -102 है और c1 हमारे लिए -102 और c2 कितना हमारे लिए -138। तो हमारे हमारे अकॉर्डिंग 17 अपॉन 23 इज इक्वल टू m अपॉन 299 इज इक्वल टू -102 अपॉन -130। ये पॉसिबिलिटी होगी जिसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो इसमें से कोई भी 2 वैल्यूज उठा के हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और m की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं पहली 2 वैल्यूज उठा रहा हूँ, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 17 इंटू 299 डिवाइडेड बाई 23। ये कटिंग हो जाएगी हीरा के टेबल पे, तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 221। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। तो बहुत ही बेसिक चीज पूछी गई लीनियर इक्वेशंस के अंदर से इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कई बार यूनिक सॉल्यूशन भी पूछ सकता है या पूछ सकता है कि नो सॉल्यूशन, तो उसकी भी डिफरेंट कंडीशंस हैं, आप उन कंडीशंस को पढ़ लीजिए ताकि आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आराम से कर सकते। नेक्स्ट, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लंबाई चौड़ाई हमें गिवन है, लेंथ कितनी है उसकी 120 मीटर और चौड़ाई कितनी है जी 104 मीटर। उसमें हमने 1 मीटर चौड़ा पाथ बनाया जी, विच रन्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ द पार्क रिमेनिंग कंप्लीटली इनसाइड द पार्क एरिया।
पार्क के अंदर हमने एक 1 मीटर वाइड पाथ बनाया। अब वो बोल रहा है इस जो हमने ये पाथ बनाया ठीक है जी, उसकी इनसाइड एज को हमने मार्क कर दिया वाइट पेंट के साथ, ठीक है जी, जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, मतलब बिल्कुल बारीक से हमने उस पर पेंट लगाया, और उसकी जो कॉस्ट है वो 2.5 रुपीज पर मीटर है जी, ठीक है, वाइट लाइन की। तो हमें बताना है कि टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं जी फिगर। मान लो ये पार्क है, इसकी लंबाई 120 मीटर है और चौड़ाई 104 मीटर। हमने इसके अंदर एक पाथ बनाया 1 मीटर चौड़ा। इस तरह से हमने पाथ बनाया, ठीक है जी, और इस पाथ के चारों तरफ हमने यहां से व्हाइट लाइन लगा दी, ये वाली। ये हमने व्हाइट लाइन से इसको मार्क किया हमें ये व्हाइट लाइन की कॉस्ट बतानी है, इसकी पर मीटर कॉस्ट 2.5 रुपीज है, ठीक है जी। तो अब जो व्हाइट लाइन हमने लगाई वो किसके इक्वल लगाई, जितनी पाथ की लेंथ है टोटल, मतलब पेरीमीटर, ठीक है जी। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, पेरीमीटर ऑफ पाथ। तो पाथ की जो लेंथ आएगी वो 118 आएगी और जो ब्रेड्थ आएगी वो 102। दोनों तरफ से 1-1 मीटर कम हो रहा है तो 2-2 मीटर कम हो जाएगा। तो इसका पेरीमीटर कितना बनेगा, 2L प्लस बी। तो ये आ जाएगा अपने पास सॉल्व करके 440। तो पेरीमीटर आ गया 440 मीटर पाथ का। अब 2.5 रुपीज पर मीटर खर्च है, तो इसकी कॉस्ट कितनी बनेगी, 440 इंटू 2.5। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 1100। तो आंसर क्या हुआ, 4000। नेक्स्ट, 40 लीटर मिल्क है जो एक कंटेनर में रखा हुआ है जी, ठीक है जी। इस कंटेनर में से हमने 4 लीटर मिल्क निकाला उसमें से, और उसकी जगह पे क्या डाल दिया, पानी, रिप्लेस कर दिया पानी से। दिस प्रोसीजर वॉज परफॉर्म्ड 2 मोर टाइम्स। यही प्रोसेस हमने 2 और बार किया, मतलब एक बार पहले किया, 2 और बार किया, तो टोटल 3 बार हो गया। हमें ये बताना है कि उसमें कितना मिल्क बचा फाइनली ये करने के बाद। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बुक में से उठाया गया, ये RS अग्रवाल में भी है ये क्वेश्चन एज इट इज, ठीक है जी। और कोई बुक और भी आपने पढ़ी होगी तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं ट्राई जरूर किया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसमें हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो एलिगेशन मिक्सचर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, रिप्लेसमेंट का। तो रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है फाइनल क्वांटिटी इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी 1 माइनस रिप्लेस्ड क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी रेज टू पावर n, ठीक है जी। तो इनिशियल क्वांटिटी की बात करें, पहले स्टार्टिंग में कितना मिल्क था उसमें, 40 लीटर। रिप्लेस हमने उसको उसमें से कितना किया, 4 लीटर। और जो टोटल क्वांटिटी वेसल की टोटल क्वांटिटी भी कितनी है, 40 लीटर। और ये प्रोसेस हमने कितने बार किया है, 3 बार। तो सॉल्व करते हैं जी, ये सॉल्व होके हो जाएगा 1 माइनस 1/10, 9/10 का क्यूब, तो 40 इंटू 729/1000, ये सॉल्व होके बनेगा जी 29.16 लीटर। तो फाइनल क्वांटिटी जो हमारे पास बची जी मिल्क की, वो कितनी बची, 29.16 लीटर। करेक्ट आंसर है जी सी ऑप्शन। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है रिप्लेसमेंट वाला। तो इस फॉर्मूला को, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से करें। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम 2 बैंक्स ऑन ₹8,000 इन 3 years इज 800। 2 बैंक से जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 8,000 प्रिंसिपल के ऊपर, वो 3 साल में डिफरेंस 800 रुपये है। पहले बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो R1 है, दूसरे बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 है। हमें इन दोनों का डिफरेंस बताना। तो अगर इस क्वेश्चन को हम सिंपली ट्रिक से करें तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब टोटल डिफरेंस कितना है, 800,
और प्रिंसिपल कितना है 8,000। अगर मैं इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करूं डिफरेंस की, 800 रुपए का डिफरेंस बनता है 8,000 के ऊपर इंटू 100, मतलब ओवरऑल जो दोनों बैंक के रेट में डिफरेंस होगा वो 10% का होगा। और ये 10% का डिफरेंस कितने साल में बना, 3 साल में। हमें आंसर बताना है पर एनम, हर साल ऑन कितना ये डिफरेंस बनेगा। तो अगर 3 साल के अंदर ये डिफरेंस 10% है तो 1 साल के अंदर पर एनम मतलब कितना हो जाएगा 10/3, मतलब कि 3 होल 1/3%। करेक्ट आंसर क्या हुआ जी, सेकंड ऑप्शन। बहुत आसान सी ट्रिक थी, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स इसको पूरा सॉल्व करें सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला के साथ। जैसे पहले प्रिंसिपल 8,000 पे R1 इंटू 3/100, फिर सिमिलरली दूसरे का इंटरेस्ट निकाला 8,000 पे R2 इंटू 3/100, और इन दोनों का डिफरेंस लेके 800 कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा। हमें डायरेक्ट पता है कि 800 रुपये का डिफरेंस है, वहाँ से हमें ओवरऑल डिफरेंस जो है उसकी परसेंटेज पता चलेगी, और उसको नंबर ऑफ ईयर्स के साथ डिवाइड करके पर ईयर डिफरेंस हमें पता चलेगा। नेक्स्ट tan a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, √3, एंड tan a माइनस वैल्यू की b की वैल्यू कितनी है 1/√3। ठीक है, a प्लस बी जो है वो 90 से कम होना चाहिए और 0 डिग्री से ज़्यादा, और a ग्रेटर देन b भी है, तो हमें a और b की वैल्यूज निकालनी है। अब ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली बुक में से उठाया गया है, बहुत बार आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। अब सबसे पहले यहाँ पे फोकस करते हैं, tan a प्लस बी कितना दिया हुआ है √3। tan की वैल्यू √3 कितने डिग्री पे होती है, tan 60, tan 60 इज इक्वल टू √3 होता है। इट मीन्स a प्लस बी जो है की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री। सिमिलरली 1/√3 tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है। इट मीन्स a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 30 डिग्री। तो हमें a प्लस बी भी पता है, a माइनस बी भी पता है, माइनस करेंगे 2a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 90, और a आ गया हमारे पास 45 डिग्री। अगर a 45 है तो b कितना हो जाएगा 15। a और b की वैल्यूज हमें पता चली 45 एंड 15। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बुक में से उठाया गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाइट्स एंड डिस्टेंस में से आया क्वेश्चन। दो शिप्स हैं जो एक ऑपोजिट साइड ऑफ अ लाइट हाउस है, एक सेंटर में लाइट हाउस बना हुआ है, तो दोनों शिप्स इसके ऑपोजिट साइड पे, एक इधर है इधर है, और दोनों तीनों पॉइंट्स जो है कोलिनियर है, मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन में है तीनों पॉइंट्स। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस आर 30 एंड 60। यहाँ पे जो दो शिप्स आ रही हैं उनके जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 एंड 60 है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा से इक्वल होते हैं, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन 30, ये मान लेते हैं ये कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब दोनों शिप्स कितनी दूर हैं जी एक दूसरे से, 230 √3, मतलब ये जो टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ हमें कितनी गिवन है 230 √3 मीटर्स। हमें हाइट ऑफ लाइट हाउस निकालनी है। ठीक है जी, तो अब देखो दोस्तों, इस साइड को मैं क्या मान रहा हूं x, इसको मैं मान रहा हूं y। ठीक है जी, ABCD नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम 30 60 90 की प्रॉपर्टी यूज करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल ABC की। ट्राइंगल ABC के अंदर साइड BC कितनी है जी x। ठीक है जी, मतलब ये एंगल 60 है यहाँ पे, और 60 के सामने साइड है x, तो 30 के सामने कितनी हो जाएगी x/√3। ये प्रॉपर्टी होती है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जितनी साइड 60 डिग्री के ऑपोजिट होगी, 30 डिग्री के सामने वो साइड √3 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब यहां से AC की वैल्यू हमें कितनी मिलती है x/√3। ठीक है जी, अब AC की वैल्यू पता चल गई। अब ट्राइंगल मैं उठा रहा हूं जी कौन सा, ACD। ACD ट्राइंगल के अंदर अगर बात करें, ठीक है जी,
60 के सामने हमें साइड कितनी दी हुई है, x/√3। तो ये जो 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने ये साइड कितनी हो जाएगी जी, 30 डिग्री के सामने हमने क्या करना था, √3 से डिवाइड। तो x/√3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x/3। मतलब AC की लेंथ, या सॉरी CD की लेंथ, CD की लेंथ यहाँ से कितनी आई हमारे पास, x/3 आ गई। ठीक है जी। तो अब y की वैल्यू, मतलब ये CD जो है वो y है, तो y किसके इक्वल हो गया, x/3 के इक्वल। तो हमें टोटल लेंथ पता है जी x प्लस वाई की, तो x प्लस वाई था 230/√3। अब y को हम पुट कर देंगे x/3, x प्लस x/3 कितना हो गया, 230 अंडर रूट, तो 4x इज इक्वल टू 230 इंटू 90 अंडर रूट 3, और x हमारे लिए कितना आ गया, 690 अंडर रूट 3/4। अब हमें निकालना क्या है जी, हाइट ऑफ लाइट हाउस, और जो हाइट ऑफ लाइट हाउस थी वो कितनी थी, x/√3। तो x की वैल्यू हमें पता कितनी है जी, 690/√3/4। उसको हम क्या करेंगे, √3 के साथ डिवाइड कर देंगे, √3 कैंसिल हो गया, तो ये हाइट हमारे पास कितनी आ गई, 690/4, और 690/4 किसके इक्वल है, 170.5। तो करेक्ट आंसर हुआ जी सी ऑप्शन। इसमें हमने कॉन्सेप्ट यूज किया 30, 60, 90 का। वो मैं रिपीट कर देता हूं, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जितनी भी साइड 60 डिग्री के ऑपोजिट होगी, 30 डिग्री के सामने उसको √3 से डिवाइड कर दिया। अगर उल्टा केस है, अगर 30 के सामने आपको साइड पता है कि कुछ भी है, तो 60 के सामने उसको √3 से मल्टीप्लाई कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। एवरेज निकालनी है जी, 5 टर्म्स हमें गिवन है, तो सिंपल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन सबको प्लस करते हैं, ये सबको प्लस करने पे कितना बन रहा है जी हमारे पास, 100। ठीक है जी, तो टोटल 100 आ गया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 5, तो एवरेज कितनी बनी, 20। नेक्स्ट, the number 5769116 is divisible by which of the following numbers। तो डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहली ऑप्शन हमारे पास कितनी है, 4। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि नंबर के आखिरी 2 डिजिट्स अगर 4 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर कंप्लीटली 4 पे डिविजिबल होगा। और इस केस के आखिरी 2 डिजिट्स कितने हैं, 16, और 16 जो है वो 4 के टेबल पे कंप्लीटली डिविजिबल है। इट मींस ये नंबर किस पे डिविजिबल होगा, 4 पे। नेक्स्ट, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 4। तो हमें निकालना क्या है, 1/x² प्लस x²। अब दोस्तों इसकी भी डायरेक्ट ट्रिक है। ठीक है, पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि इफ x प्लस 1/x a है तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी होगी, a² माइनस 2। तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना होना चाहिए, 4² माइनस 2, मतलब 16 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 40। इन केस आपको ये ट्रिक याद नहीं रहती दोस्तों, तो आप सिंपली स्क्वेयरिंग करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। x प्लस 1/x हमें कितना गिवन है, 4, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, आइडेंटिटी a² प्लस b² प्लस 2ab, x के साथ x कैंसिल हो गया, x² प्लस 1/x² की वैल्यू 16 माइनस 2 करेंगे। तो ये इसकी ट्रिक थी और इसको करने का कॉन्सेप्ट। हाँ जी दोस्तों, तो ये था आज का हमारा CGL का एग्जाम, पिछले साल का मींस 2 मार्च का। इस सीरीज में हम और भी वीडियोस लेके आएंगे, बाकी जो शिफ्ट बची हैं उनके लिए भी हम वीडियोस बनाएंगे, उनके सॉल्यूशंस भी बनाएंगे, और जीएस सेक्शन के सॉल्यूशंस भी हम लेके डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, इस वीडियो को देखें और अपनी प्रेपरेशन को अच्छे से करें, ताकि आप जो भी पिछले क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। तो हो सकता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन इस बार के मेंस में दोबारा आ जाए, तो उससे आपकी बहुत हेल्प हो सकती है। तो वीडियो को बार बार देखें और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर भी करें।
तो दोस्तों ऐसी वीडियोस हम और भी बनाते रहेंगे, जुड़े रहें हमारे साथ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।